देखो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपने देखी होगी, अगर आप प्रैक्टिकल हैं मतलब आप प्रैक्टिस में हैं तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप स्क्रीन पे इसकी पिक देख सकते हैं, इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्जिकल चेकलिस्ट की, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की जो इमेज है वो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू जो हमारे चाहे ओटी टेक्नीशियन है या फिर ओटी असिस्टेंट है, सबके इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से ले लें या फिर आप जब ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप पूरी करोगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो इंटरव्यू देने जाएंगे उनके भी काम आएंगे। और अगर गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ तो उसमें तो डेफिनेटली आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हो तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्रैक्टर आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर अब्डोमिनल सर्जरी। तो सवाल को समझे आप, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रिट्रैक्टर नहीं है जो अब्डोमिनल सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस है हमारे, ए है जॉल्स रिट्रैक्टर, बी है डीवर रिट्रैक्टर और सी है मॉरिस रिट्रैक्टर और डी है थॉमसन रिट्रैक्टर। देखो ये पूछ रहा है अब्डोमिनल सर्जरी में कौन सा रिट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो थॉमसन रिट्रैक्टर आपने देखा होगा जो मेजर सर्जरी होती है, चाहे हम जीआई सर्जरी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं उनमें थॉमसन रिट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, मॉरिस का भी होता है, डीवर रिट्रैक्टर का भी होता है। डीवर रिट्रैक्टर आपने देखा इस तरीके की शेप में होता है और इस तरीके के लगा के वो विजुलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं जो भी वो वहाँ पे रिट्रैक्ट करके दिखाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि सवाल ने पूछा हमसे जो नहीं इस्तेमाल होता है एब्डोमिनल सर्जरी में, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉल्स रिट्रैक्टर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आर नॉट बी स्टेलाइज्ड बाई ऑटोक्लेव। समझे आप सवाल को, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट नहीं है जो स्टेलाइज ऑटोक्लेव द्वारा होते हैं। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन है, ए है प्रोक्टोस्कोप, बी है फ्लेक्सो मेटालिक ट्यूब और सी है आर्टरी फोर्सेप्स और डी है मेडजेवन सीजर। सवाल आसान है, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। क्योंकि सवाल देखो, सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सवाल के सारे पहलू को समझना वो इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैं बात करूँ पहले प्रोक्टोस्कोप, मान लिया कि सारे ऑप्शंस में मेटल के इंस्ट्रूमेंट है, 3 ऑप्शंस में, जो एक नहीं है वो राइट है, आप समझ गए होंगे, लेकिन इनको बाकियों को भी समझना। प्रोक्टोस्कोप क्या है, इसके यूसेज की पता है आपको, इसका यूज करते हैं जैसे कि हेमोरॉइड वगैरह चेक करना हो तो इस समय प्रोक्टोस्कोप का इस्तेमाल होता है। ऐसे यूसेज भी पता होने चाहिए। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आप इनका आंसर तो दे दोगे लेकिन अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अगर सामने आपके एक इमेज दे दी उसको आपने वेरीफाई करना है तब आप कैसे करोगे। तो मैं आपको साथ में स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं कि प्रोक्टोस्कोप की मैंने इमेज दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। तो प्रोक्टोस्कोप मेटल का है, ऑटोक्लेव होगा। दूसरा क्या है आपका, इसमें दूसरा ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो सी है आर्टरी फोर्सेप्स, ये भी होगा क्योंकि मेटल के हैं, और मेडजेवन सीजर ये भी मेटल के, ये भी होगा। लेकिन जो नहीं होगा वो है आपका फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। अब फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी लास्ट वीडियो जल्दी ही बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंस बताया था ईटी ट्यूब एंड फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब, दोनों में डिफरेंस बताया था। फ्लेक्सोमेटालिक फ्लेक्सिबल होती है, वो जो पोजीशन जिनमें डिफिकल्ट पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन में कोई प्रोसीजर होना है उस समय फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सवाल के अकॉर्डिंग वो रहेगा आपका ऑप्शन बी फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर मटेरियल इज हैविंग लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। सूचर मटेरियल की बात कर रहा है कि सूचर मटेरियल इनमें से कौन सा ऐसा सूचर है जिसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है। क्लियर है, ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कैटगेट, ऑप्शन बी है बाइक्रिल, ऑप्शन सी है हमारा पीडीएस और ऑप्शन डी है हमारा रोलिंग। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ की बात करें, अगर आपने मेरी सर्जिकल सूचर्स की वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा क्योंकि उसमें मैंने ड्यूरेशन भी बताई है, कौन से सूचर कितने दिन तक रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उनमें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। आपको चैनल पर जाकर के वीडियो मिल जाएगी सर्जिकल सूचर के नाम से। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ पूछ रहा है तो सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं टेंशन लेंगे क्योंकि देखो प्रोलिन, इसमें क्या है कंपनी नाम से लिखा गया है प्रोलिन, लेकिन प्रोलिन को आप प्रोलिन करके नहीं, इसका जो साल्ट नेम है उससे याद करना है, प्रोप्राइलिन, इस तरीके से आपने याद करने। और सभी के देखो सूचर्स क्या है, देखो कंपनी अलग अलग हो सकती है, मेरी कंपनी है, सामने आप जो देख रहे हैं आपकी भी कंपनी हो सकती है, आप प्रोलिन की जगह पापालिन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उसको इस कंपनी के नाम से न याद करके उसके साल्ट नेम से आपको याद करना चाहिए, चाहे ड्रग्स की बात कर लें या फिर सर्जिकल सूचर्स की बात कर लें। तो इसमें जैसे कि
ऑप्शन ए में जो आपका कैटगेट का आपने देखा हो, कैटगेट अलग क्रोमिक भी होता है, प्लेन भी होता है कैटगेट, आपने सर्जिकल सूचर्स को पढ़ा है धीरे धीरे। तो बाइक्यूरल की बात करें, बाइक्यूरल रैपिड भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैलेक्टिन बोलते हैं। इस तरीके से इनको याद करना है। और आपका जो पीडीएस है वो पॉलीडाइक्सोनेन होता है। देखो मैंने सर्जिकल सूचर्स में बताई थी कि कुछ चीज़ें जिनमें जी आता है बीच में वो आपके ऑब्जॉर्वेबल होते हैं, जिनमें नहीं आता है वो नॉन ऑब्जॉर्वेबल होते हैं। तो ऐसे जो प्रोलीन है, प्रोलीन आपका नॉन ऑब्जॉर्वेबल है, और ये बाकी के जो आपको दिख रहे हैं ऑब्जॉर्वेबल में आते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर की तरफ हम जाएंगे तो वो आपका रहेगा प्रोलीन। प्रोलीन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो ऑप्शन है वो ऑब्जॉर्वेबल है, उनकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ प्रोलीन के अकॉर्डिंग कम है, तो इसलिए राइट आंसर की तरफ जाएं तो प्रोलीन आपका राइट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, ग्रे कलर इंजेक्शन पोर्ट कैप ऑफ आईबी कैनुला रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। समझा? देखो सवाल पूछ रहा है कि जो ग्रे कलर का कैनुला की, ग्रे कलर की जो कैप होती है कैनुला के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सवाल है। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए है 14 गेज को करती है क्या रिप्रेजेंट, या फिर ऑप्शन बी है 16 गेज को करती है, या फिर ऑप्शन सी है 18 गेज को करती है, या फिर ऑप्शन डी है 20 गेज को करती है। आपने आईबी कैनुला के कलर कोडिंग आपने अच्छे से याद की नहीं किए तो आपने अभी मेरी रिसेंटली वीडियो देखी होगी आईबी कैनुलाइजेशन के ऊपर, जिसमें मैंने इनके फ्लो रेट क्या होता है, किस कैनुला से कितने फ्लो में हम दे सकते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट के लिए, कहाँ कहाँ पे आईबी कैनुला का इस्तेमाल होता है, आईबी कैनुला लगाने की सिंपल टेक्निक भी मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ग्रे कलर के जो कैप होती है वो कौन से कैनुला के नंबर को दर्शाती है, हिंदी में बात की जाए तो। ऑप्शन है आपके सामने 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। लेकिन हम राइट आंसर की तरफ चलें तो वो है आपका 16 गेज का। 16 गेज यानी कि 16 नंबर का जो कैनुला होता है उसकी जो कैप होती है वो ग्रे कलर के, यानी उसका जो कलर होता है ग्रे कलर का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 गेज। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इज नॉट यूज फॉर पेरिफेरल कैनुलाइजेशन। मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो कुछ वेन दी हुई है ऑप्शंस में, उनमें से अगर पेरिफेरल कैनुलाइजेशन की बात करें तो उनमें से सारी हैं, लेकिन एक नहीं है जिसमें हम पेरिफेरल कैनुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उस ऑप्शन को, उसको हमने बताना है। ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए में कुबाइटल वेन, ऑप्शन बी की बात करूं तो स्पेनियस वेन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं तो एक्सटर्नल जुगलर वेन, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो सब क्लेविन वेन। आपने आईबी कैनुला के देखे होंगे आपने, जैसे कि कुबाइटल, ये कुबाइटल फोसा, इस तरीके के। और देखो ये पूछ रहा है कि हम किस में आईबी कैनुला यानी कि पेरिफेरल कैनुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो रहेगा आपका, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो सब क्लेविन, यानी जो ऑप्शन डी है सब क्लेविन वेन, उसमें हम पेरिफेरल कैनुलाइजेशन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा अगर हमें फ्लूइड ज़्यादा चाहिए और आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप एक्सटर्नल जुगुलर वेन में भी कैनुलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो सब क्लेविन वेन। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और प्रिपरेशन हमेशा मेहनत से करना, मतलब कोई भी आप वीडियो देख रहे हो या फिर किसी भी टीचर को आप देख रहे हो तो टीचर को अखबार की तरह मत पढ़ना, अखबार की तरह मत पढ़ना कि आपने बस क्वेश्चन देखा, आंसर देखा और आगे निकल गए। ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठोगे। सिंपल सी बात है, साफ सा कहना है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा, जो हमारे कबीरदास जी का दुआ भी आपको याद होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान और रस्सी आवत जात से पाथर पड़े निशान। तो वही है कि आप मेहनत, देखो मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, जैसे कि अभी भी मैं आपको रिसेंटली कमेंट दिखा सकता हूँ जिसमें बच्चे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसमें सिंपल सी बात है, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें और बाकी के जैसे भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो से देख के पढ़ें, आपको जहाँ पर भी एजुकेशनल मटेरियल मिल जाए, जहाँ पर भी आपको एमसीक्यू मिले, पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है। नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, तो ये एक सिंपल सी बात है, खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे और दिमाग से कभी निकलेंगे। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, आसान सा है, आप पढ़ते पढ़ते आंसर भी दे देंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ सवाल आसान है कुछ टफ है, लेकिन सवाल को हल्के में नहीं लेना, ये सिंपल सी बात। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफर्ड टेक्निक फॉर पार्ट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी से पहले जो पार्ट प्रिपरेशन करते हैं उसकी प्रीफर्ड टेक्निक क्या है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है आपके, ए है शेविंग, ऑप्शन बी है ट्रिमिंग, ऑप्शन सी है वैक्सिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें देखो सबके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर शेविंग की बात करें, कुछ बच्चे शेविंग की तरफ जाते हैं, लेकिन शेविंग नहीं है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपके सामने ट्रिमिंग, क्योंकि शेविंग से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कट लग सकता है, जैसे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ट्रिमिंग इज द राइट आंसर इसका रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्योंकि आसान सवाल था, ज़्यादा समय इस पर देना नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जिकल पेशेंट इज रिकमेंडेड एट, यानी जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देते हैं तो वो सर्जिकल प्रोसीजर के तो क्या टाइम रिकमेंड किया गया है।
अकॉर्डिंग द बुक। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है 1 आवर बिफोर इंसिजन, ऑप्शन बी है 6 आवर बिफोर सर्जरी, या फिर ऑप्शन सी है 12 आवर बिफोर सर्जरी, या फिर ऑप्शन डी है ड्यूरिंग सर्जरी। देखो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस जब देते हैं तो सर्जरी से 1 घंटे पहले देते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। लेकिन जो ऑप्शन डी है ड्यूरिंग सर्जरी, देखो अगर मेजर सर्जरी कोई लगी, मान लो कि फॉर दैट एग्जांपल हम बात करें जीआई सर्जरी की बात कर लें, या फिर यूरोलॉजी की बात कर लें, यूरोलॉजी सर्जिकल प्रोसीजर जो होते हैं जिसमें सिस्टोस्कोपी तो नहीं कहेंगे हम, सिस्टेक्टमी जो होती है, सिस्टेक्टमी या फिर बिपल्स प्रोसीजर, इस तरीके के जो प्रोसीजर होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, यानी कि 8 to 10 आवर्स लग सकते हैं या फिर 7 to 8 आवर्स लग सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक का डोज सुबह दिया है तो आप उसको 6 आवर के बाद भी रिपीट करना पड़ेगा अगर ड्यूरिंग सर्जरी की बात की जाए तो इसका। लेकिन इस सवाल ये सिर्फ मैंने आपको रैंडमली जानकारी के लिए बताया, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर वही है 1 आवर बिफोर इंसिजन। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सर्जिकल स्पेसिमेन फॉर फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन शुड बी सेंट इन विच सॉल्यूशन। एक फ्रोजन सेक्शन होता है, एक स्पेसिमेन होता है फ्रोजन सेक्शन, जैसे कि आप बायोप्सी को जानते हैं, इस तरीके से फ्रोजन सेक्शन होता है। उसमें क्या करते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर सर्जन को ऐसा लगता है कि ये मेलिग्नेंसी और फैली हुई हो सकती है तो उस कंडीशन में क्या है, सर्जरी को थोड़ा होल्ड करके फ्रोजन सेक्शन भेजते हैं बायोप्सी करके। तो ये पूछ रहा है कि उसको किस सोल्यूशन में भेजा जाता है। तो ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन ए है आपका विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, और ऑप्शन बी की बात करें फॉर्मेलिन, या फिर ऑप्शन सी की बात करें नॉर्मल सलाइन, या फिर ऑप्शन डी की बात करें क्लोरोहेक्सिडिन। देखो फ्रोजन सेक्शन जब भेजते हैं तो उसको सिंपली जैसे ही निकाला, क्योंकि देखो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, इमीडिएट उसकी रिजल्ट चाहिए होती है, तो उसको ऐसे ही भेजते हैं। और इसका जो ऑप्शन ए है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, तो वो उसका राइट आंसर रहेगा फ्रोजन सेक्शन की। अगर मैं बात करूँ देखो बायोप्सी के लिए आप कह सकते हो कि फॉर्मेलिन में डाल के भेजते हैं, नॉर्मल सलाइन में डाल के भेजते हैं, लेकिन ये बात कर रहा है हमारा स्पेसिमेन फ्रोजन सेक्शन की। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका फर्स्ट ही रहने वाला ये वाला विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर शुड बी केप्ट एट व्हाट वैल्यू। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने देखी होंगी और मुझे आशा है कि आप लोगों ने कराई भी काफ़ी होंगी, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है जो मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे उनका आइडिया है कि वो कुछ एक्सपीरियंस बंदे हैं, कुछ फ्रेशर बच्चे हैं, कुछ इंटर्न वाले बच्चे हैं, तो ऐसे भी हैं। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, हिंदी में बात करें तो दूरबीन वाले ऑपरेशन होते हैं, उसमें आपको पता होगा कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका प्रेशर कितना रखते हैं, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद 2013-14 की बात करूँ, जब मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया था प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, तो वहाँ पर सर्जन ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मुझसे पूछ लिया बेटा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई? हाँ जी सर कराई। तो बेटा जो CO2 इंसुफ्लेटर होता है उसमें प्रेशर कितना मेंटेन करके रखते हैं? तो मैंने बोल दिया जी 12 mm of Hg। तो मेरा उस समय राइट आंसर था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शंस कुछ और हैं। ऑप्शंस 12, देखो पर्टिकुलर 12 नहीं रखते हैं, अकॉर्डिंग द सर्जरी के अकॉर्डिंग चलते हैं सर्जन। देखो कुछ सर्जरियाँ होती है TEP वगैरह होती है, उनमें आपको 18-20 तक चाहिए होता है, लेकिन जो इसका रेशियो है, जो नॉर्मली रेशियो बुक के अकॉर्डिंग वो ज़्यादातर रखा जाता है, वो रखा जाता है आपका 12 से 14 mm of Hg। लेकिन ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑप्शंस पे चलें तो ऑप्शन है हमारे 10 mm of Hg, या फिर 10 to 15 mm of Hg जो ऑप्शन बी है, या फिर ऑप्शन सी है 15 to 20 mm of Hg, या फिर ऑप्शन डी है 20 mm of Hg। अब इसमें पर्टिकुलर 12-14 तो है नहीं, तो हम कौन से ऑप्शन की तरफ चलेंगे? तो ऑप्शन वही 10 से 15 mm of Hg इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सक्सिनाकोलिन इज नॉट गिवन टू। सक्सिनाकोलिन आपने देखा होगा, जो ड्रग्स पढ़ी है मसल्स रिलैक्सेंट, उसमें सक्सिनाकोलिन आपने पढ़ा होगा। सक्सिनाकोलिन बोले तो जैसे कि इसकी कैटेगरीज होती है, एक डिपोलराइजिंग होता है, एक नॉन डिपोलराइजिंग होता है। तो डिपोलराइजिंग की जो ड्रग्स है वो है आपकी सक्सिनाकोलिन। तो वो पूछ रहा है कि सक्सिनाकोलिन इज नॉट गिवन टू, मतलब कौन सी उसमें नहीं देनी। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए डिफिकल्ट एयरवे केसेस में, या फिर ऑप्शन बी है ओबेज पेशेंट, या फिर ऑप्शन सी है बर्न पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी है ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट। तो देखो सक्सिनाकोलिन की अगर मैं बात करूँ, आपने ये रिपीटेड सवाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मैं आपके सामने भी बता रहा हूँ, ये रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बर्न पेशेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बर्न पेशेंट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमसे कह रहा है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। आपने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट देखी होगी जो WHO द्वारा है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग
इनमें से इज नॉट ए पार्ट ऑफ, सवाल पूछा इज नॉट ए पार्ट ऑफ, जो कि आप देख भी रहे हैं, तो उनमें से जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है इन ऑप्शंस में से एक चीज नहीं है, वो आपने बतानी है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं, ऑप्शन ए साइन इन, ऑप्शन बी है साइन आउट, ऑप्शन सी है टाइम इन, या फिर ऑप्शन डी है टाइम आउट। देखो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपने देखी होगी, अगर आप प्रैक्टिकल हैं मतलब आप प्रैक्टिस में हैं तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप स्क्रीन पे इसकी पिक देख सकते हैं, इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्जिकल चेकलिस्ट की, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की जो इमेज है वो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं होता है, वो होता है आपका टाइम इन। टाइम इन जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें साइन इन भी होता है, साइन आउट भी होता है और टाइम आउट भी होता है। तो ये सारे होते हैं लेकिन टाइम इन नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पोजेबल बैग इज यूज्ड फॉर द इन्फेक्टस बॉडी वेस्ट डिस्पोजेबल। ये पूछ रहा है आपने, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड ये सवाल आ गया है। तो बॉडी का इन्फेक्टस वेस्ट जो रहता है वो कौन से बैग में जाएगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलें तो ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है येलो और ऑप्शन डी है ब्लैक। बहुत आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ आ रहा है कि बायोमेडिकल, अगर आप मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं तो ये बहुत रिपीटेड सवाल है और आसान भी सवाल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप चाहे इंटरव्यू की बात कर लो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर लो, सभी में रैंडमली पूछ लिया जाता है ये सवाल। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो राइट है वो है इसका येलो कलर का। येलो कलर में बॉडी के इन्फेक्टियस पार्ट वगैरह कुछ भी है ऐसा या ब्लड से रिलेटेड इसी में डालते हैं। जो भी ब्लड कॉटन है, गोस्पी से ब्लड से सने हुए हैं या एब्डोमिनल स्पॉन्ज है, सब येलो में जाते हैं। फिर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो भी येलो में जाते हैं। तो ऑप्शन सी येलो इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। फ्यूमिगेशन आपने सुना है, जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर फ्यूमिगेशन होता है। तो उस सोल्यूशन को कितने परसेंट में रखते हैं, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने 10% फॉर्मल्डिहाइड, या फिर ऑप्शन बी है 20% फॉर्मल्डिहाइड, या फिर ऑप्शन सी है 40% फॉर्मल्डिहाइड, या फिर ऑप्शन डी है 50% फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी 40% फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये एक रेशियो होते हैं जिनके रेशियो के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन बनाना होता है। तो 40% इसमें राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा वीडियो काफ़ी खिंच रही है, लेकिन सवाल ही ऐसे हैं, इनको पूरा बताना जरूरी है, एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन एक प्रोसीजर होता है, सर्जरी होती है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एपीआर। तो सवाल दोबारा से पढ़ते हैं। एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन एपीआर इज परफॉर्म्ड इन विच पोजीशन। एपीआर जो सर्जरी होती है उसके लिए कौन सी पोजीशन को प्रेफर किया जाता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलें तो ऑप्शन है, देखो एपीआर क्या है, जनरल सर्जन भी करते हैं, जीआई सर्जन भी करते हैं। मेलिग्नेंसी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, या फिर नॉन कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी प्रोसीजर को डन किया जाता है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए ट्रेंडल वर्क पोजीशन, या फिर ऑप्शन बी है रिवर्स ट्रेंडल वर्क पोजीशन, या फिर ऑप्शन सी है लिथोटमी, या फिर ऑप्शन डी है लेटरल पोजीशन। तो जो ये देखो सवाल को समझो, एब्डोमिनोपेरिनियल, एब्डोमिनोपेरिनियल यानी पेरिनियल की तरफ से जो सर्जरी होती है उनको नॉर्मली लिथोटमी पोजीशन पे करते हैं। तो सवाल को समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपके समझ आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है लिथोटमी पोजीशन, वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सिम्स स्पेकुलम इज यूज फॉर, देखो सवाल मिक्सचर है, किसी कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, बायोमेडिकल बेस से भी है, और भी सारे इसमें मिक्स चल रहे हैं। तो ये सवाल है अगला, सिम्स स्पेकुलम इज यूज फॉर, जो सिम्स स्पेकुलम होता है उसका इस्तेमाल किस में करते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, एनल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, या फिर ओरल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन सी है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है लेटरल, ऑप्शन डी है ईयर एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए सिम्स स्पेकुलम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने सिम्स स्पेकुलम नहीं देखा तो इमेज में आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट लंप बायोप्सी इज, यानी ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमनेस्ट टेक्निक है जो कि लंप बायोप्सी ब्रेस्ट की अगर बात की जाए तो वो कौन सी टेक्निक रहती है। तो ऑप्शन है आपके इंसिजनल बायोप्सी, या फिर ऑप्शन बी है एक्सिजनल बायोप्सी, या फिर ऑप्शन सी है कोर बायोप्सी, या फिर ऑप्शन डी है पंच बायोप्सी। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, क्योंकि लंप बायोप्सी, ब्रेस्ट लंप बायोप्सी की बात पूछ रहा है, तो वो रहती है आपकी कोर बायोप्सी। कोर बायोप्सी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो इंसिजनल यानी कि जो प्रोसीजर हुआ था कहीं उसके ऊपर से कोई बायोप्सी लेनी है, एक्सिजनल डीपली जाके लेनी है, लेकिन जो
कोर बायोप्सी है, वो इसमें राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ, यानी रिंगर लैक्टेट को आप जानते हो मैं आरएल का कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछ रहा है कौन से पेशेंट में रहेगी। तो ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए पीडियाट्रिक पेशेंट, या फिर ऑप्शन बी है आपका ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट, या फिर ऑप्शन सी है हेड इंजरी पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी है जेराइटिक पेशेंट। ये रिपीटेड सवाल है, कई बार आया गया है एग्जाम में। तो इसमें रिंगर लैक्टेट मतलब आरएल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो है इसका जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी वो है आपका ऑप्शन सी हेड इंजरी पेशेंट में इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन जल्दी खत्म होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। मतलब ये सवाल दोबारा समझ लो, अगर नहीं समझ आया तो सवाल को समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस है जो प्रॉपर तरीके से किल नहीं करता है बैक्टीरियल को। तो ऑप्शंस पे चलें। ऑप्शन है ए है हॉट एयर स्टेलाइजेशन, या फिर ऑप्शन बी है इंसिनरेशन, या फिर ऑप्शन सी है पॉस्चराइजेशन, या फिर ऑप्शन डी है ऑटोक्लेव। सारे प्रोसीजर आपके यहाँ पे वो करते हैं नॉर्मली, लेकिन जो बिल्कुल कम है इन सब में ऑप्शंस में वो है आपका पॉस्चराइजेशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो पॉस्चराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका सिट्स बाथ कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जो सिट्स बाथ आपने देखा होगा, जो पेशेंट कुछ हेमोरॉइड वाले पेशेंट होते हैं या फिर एनल प्रोसेस जिनका हुआ होता है तो उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको सिट्स बाथ लेनी है। तो उसके लिए आपका नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है वो किस तरीके से रहता है और किस तरीके से आपको करना होगा। तो ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन है आपके पेशेंट बाथड इन नॉर्मल स्लाइन, या फिर ऑप्शन बी है बाथड इन मोल्टेन वैक्स, या फिर ऑप्शन सी है सिट्स इन बेसिन कंटेनिंग वार्म एंटीसेप्टिक लोशन, या फिर ऑप्शन डी है सिट्स इन बेसिन कंटेनिंग मोल्टेन वैक्स। तो आपने नहीं देखा होगा या फिर डॉक्टर ने मतलब इस तरीके का नहीं आइडिया, तो इसका नॉर्मली जो रहता है वो एक बेसन के अंदर थोड़ा नॉर्मल हॉट वाटर करते हैं, उसमें कुछ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डालते हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दें। उसके बाद सिट्स बाथ लेते हैं। तो इसके में जो ऑप्शन सी है सिट्स इन बेसिन कंटेनिंग वार्म एंटीसेप्टिक लोशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा स्टेलाइज्ड पैक्ड आर मोस्ट लाइकली टू बिकम कंटामिनेटेड आफ्टर हाउ मच ड्यूरेशन। सवाल समझे आप। सवाल कह रहा है स्टेलाइज्ड पैक है आर मोस्ट लाइकली टू बिकम कंटामिनेटेड आफ्टर हाउ मच ड्यूरेशन। सिंपल सवाल। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन है आफ्टर 30 डेज, या फिर ऑप्शन बी है आफ्टर 60 डेज, या फिर ऑप्शन सी है विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ स्टेलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी है विद इन द फर्स्ट डे ऑफ स्टेलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ स्टेलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं वीडियो का आखिरी सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और इस तरीके के और एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए, तो हम आपके लिए जरूर से जरूर और भी बहुत सारे एमसीक्यू आपके लिए आपकी सेवा में लेकर के जरूर आएंगे। तो चलते हैं आखिरी सवाल इस वीडियो का जो रहने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टाइम फॉर रिमूवल ऑफ स्केपल सूचर। जो स्केपल सूचर लगाते हैं उनका आइडियल टाइमिंग क्या रहती है। तो ऑप्शंस पे चलें। ऑप्शन ए 3 डेज, ऑप्शन बी है 5 डेज, या फिर ऑप्शन सी है 7 डेज, या फिर ऑप्शन डी है 10 डेज। तो अगर आइडियल टाइम की बात करें तो इसका जो ऑप्शन डी है 10 डेज, तो 10 डेज इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की एमसीक्यू रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।